Sign the confession. Kindness can kill you. बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वे बैक, एक मुश्किल सफर की सच्ची कहानी। ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सोवियत यूनियन के पोलैंड पर हमला करने के बाद वो कई लोगों को बंदी बना लेते हैं। इन्हीं में से एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है यानुस। उस पर कई सारे इल्जाम लगाते हैं और उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं और वो मना कर देता है। तभी वहीं पर बैठा ऑफिसर बोलता है कि उसे अंदर लेकर आओ। तो वहाँ पर एक लेडी को लेकर आते हैं। वो ऑफिसर उससे पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? वो बोलती है, हाँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। वो यानुस से पूछते हैं, क्या तुम इस बात को मानते हो? वो कहता कि हाँ, ये मेरी बीवी है। इसके बाद ये ऑफिसर उसकी बीवी से पूछता है कि इसके बारे में तुम और क्या जानती हो? वो कहती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और दूसरे मुल्कों में जासूसी करते हैं। हालांकि यानुस को इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानता है कि उसकी बीवी मजबूर है, उसे इन लोगों ने मजबूर किया है। और इसके बाद यानुस को 20 साल की कैद में मुशक्कत हो जाती है और उसे साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। और ये जेल ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर अगर कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी वो भाग नहीं सकता, क्योंकि कई सौ किलोमीटर तक सिर्फ जंगल और बर्फ है। और ये बात है सन 1940 की। जेल में पहुंचने के बाद जितने भी कैदी नए आए होते हैं, इनमें से एक यानुस भी होता है। उन सबको वहाँ का एक ऑफिसर बताता है कि सिर्फ ये जेल तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि यहाँ का आसपास का पूरा इलाका तुम्हारी जेल है, क्योंकि यहाँ पर हजारों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है और कुदरत कभी किसी पर रहम नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो वो ऑफिसर कहता है कि अगर कुदरत ने तुम पर रहम कर भी दिया तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही तुम्हें मार देंगे, क्योंकि हर कैदी के ऊपर इतना इनाम है कि तुम्हें कोई भी मारने से चूकेगा नहीं। इसके बाद उन सबको अंदर भेज दिया जाता है। जब वो खाना खाने की लाइन में लगते हैं, वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और जब वो अपना खाना लेकर जा रहा होता है तब उसके हाथ से खाने का टुकड़ा गिरता है। तभी एक दूसरा बूढ़ा उस खाने पर झपटता है, लेकिन वो उसके ऊपर पाँव रख देता है और फिर अपना टुकड़ा उठा लेता है। यानुस ये देख रहा होता है तो वो अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता है जो अभी दूसरे का खाना उठाने की कोशिश कर रहा था। ये जिसका खाना उठाने की कोशिश कर रहा था, तो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? तुम आधे खाने में यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। यानुस बोलता है कि इसकी उम्र तो देखो। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरी भी उम्र हो गई है, लेकिन सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा, ये जिंदा नहीं रहेगा। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यानुस के पास एक और आदमी आता है। वो यानुस से पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है? यानुस बोलता है 20 साल की। यानुस उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें कितनी हुई है? वो बोलता है कि 10 साल की। यानुस बोलता है क्यों? कहता है कि क्योंकि मैं एक एक्टर था, एक फिल्म में मैंने एक अमीर आदमी का किरदार किया था, तो उस आदमी को मैंने उस फिल्म में कुछ ज्यादा ही अमीर बना दिया था, इसलिए मुझे 10 साल की कैद हो गई। यानुस बोलता है कि एक्टिंग करने के लिए 10 साल की सजा? वो आदमी बोलता है हाँ, यहाँ ऐसा ही है। यानुस उस आदमी से पूछता है कि आज तक इस जेल से कोई भागा है? वो आदमी बोलता है कि आज तक कोई नहीं भागा। इस बारे में तुम भी मत सोचो, और अगर भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। इस जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं जो अलग अलग देशों के होते हैं, और कुछ गुनहगार भी होते हैं और कुछ क्रिमिनल्स भी होते हैं। अभी यहाँ पर कुछ दिन बीतते हैं और जो एक्टर होता है वो यानुस को एक रास्ता दिखाता है। बोलता है कि ये भागने का रास्ता है और मैं बहुत दिनों से तुम्हारे जैसे साथी की वेट कर रहा था, इसके अंदर हिम्मत हो जो भाग सके। यानुस बोलता है कि हम जाएंगे कहाँ? चारों तरफ सोवियत है और एक तरफ जर्मन है। बोलता है कि हम दक्षिण की तरफ जा सकते हैं और बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें सर्दियाँ खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा कि अभी बहुत ठंड है, और अभी हम यहाँ से निकल भी गए तो ठंड से मारे जाएंगे, तो हमें बहुत सारा खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा। उसका सफर बहुत लंबा है। मंगोलिया यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है। इसके बाद ये खाना इकट्ठा करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सब लोग इस जेल में लकड़ी काटने का काम करते हैं। जंगल में जाते हैं, लकड़ी काटते हैं और वापस जेल में आ जाते हैं। एक दिन जब ये वापस आ रहे होते हैं तो बर्फ की हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि उन हवाओं से 4-5 लोग वहीं मर जाते हैं। अब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है मिस्टर स्मिथ। वो बोलता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। कि यहाँ पर जो इनका इंचार्ज होता है वो बोलता है कि नहीं, हमें यही रुकना होगा, हम जंगल में नहीं जा सकते। कि वो जानता है कि जंगल से कैदी भाग सकते हैं, लेकिन मिस्टर स्मिथ उसकी बात नहीं मानते, तो वहाँ जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन वो नहीं रुकता। वो जानता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा। इसके बाद उनका इंचार्ज बोलता है कि चलो सब जंगल की तरफ। वो सब के सब जंगल में चले जाते हैं और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। अगले दिन इन सबको बुलाते हैं और लाइन में खड़ा करते हैं, और एक आदमी आता है जो इनका ऑफिसर होता है, तो मिस्टर स्मिथ को बुलाता है तो कहता है कि तुम्हें ठंड बहुत लगती है ना, तुम जरा बाहर आओ। और ऐसे कर करके वो बहुत सारे लोगों को बाहर निकालता है, जिनमें यानुस भी होता है। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि कल ही मार दिया होता तो अच्छा होता, ये हमें खदान भेज रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ मौत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है, इसलिए वहाँ पर इन्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिल सकता था। अब जब ये वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो यानुस को भ्रम होना शुरू हो जाता है। तो उसी भ्रम में से अपना घर दिखता है और घर के दरवाजे के पास एक पत्थर होता है जिसके नीचे घर की चाबी होती है।
और वो उस पत्थर को उठाकर उसके नीचे चाबी निकालकर घर के अंदर जाना चाहता है। अब वहाँ पर एक गार्ड होता है जो उस पर गोली चलाने वाला होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर स्मिथ आ जाते हैं और वो सब जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, गार्ड अभी तुम्हें गोली मारने वाला था। यानुस बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैं एक एक्टर को जानता हूँ जिसके पास एक प्लान है। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि वो झूठा है, जब मैं नए नए यहाँ पर आया था तो उसने मुझे भी यही बोला था कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलता है कि तुम मेरे साथ चलने के लिए क्यों तैयार हो। बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ। यानुस बोलता है क्या। आदमी बोलता है कि तुम्हारी इंसानियत, कि ये बूढ़ा वही आदमी होता है जब शुरू में इसके हाथ से खाना गिर गया होता है तो दूसरा बूढ़ा आदमी इसका खाना छीनने की कोशिश कर रहा होता है। तब ये उसे अपने पैर से दबा लेता है और तब यानुस अपना खाना उस दूसरे बूढ़े आदमी को दे देता है। तो इसीलिए इसे पता होता है कि अगर मैं छूट जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, तो यानुस मेरी मदद करेगा। धीरे धीरे ये 7 लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो यहाँ से जाना चाहते हैं, जिसमें एक यानुस होता है और दूसरे मिस्टर स्मिथ होते हैं, एक क्रिमिनल होता है, एक आर्टिस्ट होता है, एक आदमी होता है जिसे रात को नहीं दिखता, और एक एक्टर, और इनके साथ एक और होता है। यानी कि टोटल 7 लोग होते हैं। तो यहाँ से भागना चाहते हैं। एक दिन तेज हवाएं चल रही होती हैं। यानुस बोलता है कि यहाँ से भागने के लिए यह सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे हमारे पाँव के निशान पीछे से खुद ब खुद मिट जाएंगे। गार्ड को हमारी दिशा का पता नहीं चल पाएगा। और उस रात को वो जनरेटर बंद कर देते हैं। जनरेटर सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हो सकता है। 10 मिनट के अंदर वो लोहे की तारें काट के सातों के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। जब गार्ड ये देखते हैं तो उन्हें पता चलता है तो वो उनका पीछा करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर हवाएं बहुत तेज होती हैं, इसलिए गार्ड्स को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और इसके बाद वो उनके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं। अब ये सब के सब भाग रहे होते हैं और अब इनके पीछे कुत्ते हैं। हवाएं इतनी तेज होती हैं और इतनी ठंड होती है कि इन्हें अपने सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। अब यानुस एक आदमी से बोलता है जो क्रिमिनल होता है कि तुम मुझे अपना चाकू दो। और जब वो आदमी यानुस को अपना चाकू देता है तो यानुस पेड़ की छाल काट कर सबके लिए मास्क बना देता है, ताकि उनके चेहरे पर ठंड न लगे और हवा भी न लगे, तो आसानी से आगे बढ़ सकें। और जब मास्क बन जाते हैं तब सब के सब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से आगे निकलते हैं। और पूरी रात चलते चलते अगली सुबह तक वो साइबेरिया के जेल से काफी आगे जा चुके थे। हालांकि इतना दूर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बर्फ इतनी गहरी होती है कि गार्ड्स के लिए भी उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और सुबह सब वो देखते हैं कि उनके पास खाने के लिए क्या क्या है। उनके पास कुछ ही हफ्तों का राशन होता है और उनका सफर बहुत लंबा है। मिस्टर स्मिथ यानुस को बोलते हैं कि तुमने इस क्रिमिनल पर भरोसा करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सैल होता है और जेल में उसने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसे उसका स्वेटर चाहिए था। यानुस बोलता है कि उसके पास चाकू है और हमें उसके चाकू की बहुत जरूरत होगी। और अब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और यानुस उन्हें परछाई के जरिए सही रास्ता दिखाता है। दक्षिण की तरफ जाना है क्योंकि उन्हें साइबेरिया का बॉर्डर पार करना है। उसके बाद मंगोलिया पहुंचना है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। अब रात होने वाली होती है और वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। तो क्रिमिनल बोलता है कि हमें खाना चाहिए, हमें मांस चाहिए, यही तो हम आगे चल नहीं पाएंगे। उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैं जाल बिछा सकता हूँ, हम शिकार पकड़ सकते हैं। यानुस बोलता है कि नहीं, हमें लगातार चलना होगा और हम एक जगह पर इतना वक्त नहीं रुक सकते। अब जो क्रिमिनल होता है वो बोलता है कि हम गाँव की तरफ जाते हैं, वहाँ हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। तभी यानुस बोलता है कि हमें वहाँ पर कोई खाना नहीं देगा, बल्कि हम पकड़े जाएंगे। क्रिमिनल बोलता है कि हम चुरा लेंगे, लेकिन वहाँ पर उसकी बात से कोई मुत्तफिक नहीं होता। यानुस बोलता है कि रात होने वाली है, आज रात को बहुत ठंड होगी, अब सबको बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आनी है। वहाँ से सब लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं। इनमें से जो एक आदमी होता है जिसे रात को नहीं दिखता, सिर्फ दिन को दिखता है, जब वो लकड़ियाँ लेने के लिए जाता है वापस आते हुए वो रास्ता भूल जाता है। और जब वो सब वापस आ जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनमें से एक आदमी कम है। दरअसल इन्हें नहीं पता होता तो उसे रात को नहीं दिखता। इनमें से एक ही आदमी होता है जिसे ये बात पता होती है। उन सबको बोलता है कि उसे रात को नहीं दिखता। इसके बाद वो सब उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, उसे आवाजें लगाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। और जब सुबह होती है तो वो आदमी उनसे थोड़ा ही दूर बैठा होता है और वो जम के मर चुका होता है। अब वो लोग उसे वही दफनाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। इन्हें यहाँ पर चलते चलते कई दिन हो चुके हैं और अब बर्फीला इलाका पीछे छूट चुका है। एक जंगल के रास्ते होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये सब भूखे हैं और कमजोर हैं और अब इन सबको ये लगता है कि ये नहीं बचेंगे, ताकि जिस झील तक ये पहुंचना चाहते हैं प्लान के मुताबिक इन्हें एक हफ्ते पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये वहां से बहुत दूर होते हैं। और एक दिन जब ये सो रहे होते हैं तब इन्हें कुछ जानवरों की आवाजें आती हैं। जब ये उन आवाजों की तरफ जाते हैं ये देखते हैं कि कुछ भेड़ियों ने वहाँ पर एक शिकार किया है। अब ये भागते हुए उस तरफ जाते हैं और सब भेड़ियों को वहाँ से भगा देते हैं और बाद में उस शिकार को ये जानवरों की तरफ खाते हैं, क्योंकि ये भूखे हैं और अगर ये नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। इसके बाद यानुस ये तय करता है कि वो अकेले ही आगे जाकर रास्ता देखेगा, क्योंकि सब चल नहीं सकते, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। अब यानुस वहाँ से आगे निकल जाता है और जाने से पहले वो बोलता है कि अगर मैं एक हफ्ते में लौट कर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं नहीं रहा। यानुस आगे का सफर अकेला ही तय करता है।
इसमें उसे बहुत तकलीफ होती है। वो भूखा है और कमजोर है और आगे लंबा रास्ता, लेकिन यानूस चलता जाता है। तो वो अब मरने की कगार पर है। उसे दोबारा से भ्रम आना शुरू हो जाते हैं। इसमें उसे अपना घर दिखता है और वो पत्थर भी, इसके नीचे चाबी है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने साथियों तक पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ से 3 दिन के रास्ते पर वो झील है, यहाँ पर हमें पहुंचना है। और ये बोलते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसके लिए आग जलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और सुबह तक जब यानूस की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तब वो आगे का सफर तय करते हैं। जब वो झील की तरफ जा रहे होते हैं उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। जब वो उसे पकड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक लड़की है। वो लड़की बोलती है कि मैं रशियन से भाग रही हूँ। वो चाहती है कि वो यानूस और उसके साथियों के साथ आगे जाए, लेकिन ये सब मना कर देते हैं क्योंकि इनके पास खाना बहुत कम है। इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके साथ कोई और भी आए, क्योंकि ऐसा करने से इनकी रफ्तार कम हो जाएगी, इनका खाना कम हो जाएगा। और इसीलिए वो उस लड़की को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब वो झील के किनारे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि दलदल में एक जानवर फंसा है। अब वो उस जानवर को मार देते हैं और अब इनके पास बहुत सारा खाना है। तभी उनमें से एक आदमी को याद आता है वो लड़की ही भूखी है। वो भागता हुआ पीछे जाता है, रात तक वो उस लड़की को वहाँ पर ले आता है। अब वो लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अब वो बहुत सारा खाना खाते हैं और रात को सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि आज इन लोगों ने बहुत दिनों के बाद भरपेट खाना खाया है। अगले दिन ये अपना सफर जारी रखते हैं। और अब जो लड़की इनके साथ शामिल हुई है वो शुरू में अपने बारे में बहुत सारे झूठ बोलती है, लेकिन बाद में सब कुछ सच बता देती है और अब ये इन सब के साथ घुल मिल जाती है। और कुछ दिनों के सफर के बाद ये मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। तब तक के सफर में इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ी हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा सफर था। इसमें इन्होंने बर्फ के पहाड़ पार किए, जंगल पार किया, पेट भरने के लिए कीड़े खाए, मरे हुए जानवर का गोश्त भी खाया, तो यहाँ तक कि इन्होंने कुत्ते को भी मार कर खाया। लेकिन सोवियत यूनियन और मंगोलिया का बॉर्डर पार करने से पहले इनके साथ एक रशियन क्रिमिनल होता है, कहता है कि मैं यही रुकूंगा, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं आऊंगा, क्योंकि वो यहीं पर स्टे करना चाहता है। वो वहीं पे रुक जाता है और इसके बाद ये 6 लोग बचते हैं। जब ये बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंचते हैं तब वो उसके गेट पर देखते हैं वहाँ पर स्टैलिन का फोटो लगा है। इसलिए वो समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट यहाँ पर भी पहुँच गए, जिन लोगों से ये भाग रहे थे। और अब यहाँ पर भी उनका राज है। अब वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो ये तय करते हैं कि वो पहले चाइना जाएंगे, चाइना के बाद तिब्बत और फिर इंडिया, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का राज है। ये जानते कि ये वहाँ पर सेफ रहेंगे। अब तक ये कई महीनों से पैदल चल रहे हैं और ये 5,500 किलोमीटर तय कर चुके हैं। अब ये इंडिया जाना चाहते हैं और इंडिया का सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया पहुंचने के लिए इन्हें हिमालय पर्वत पार करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इंडिया की तरफ बढ़ जाते हैं और इंडिया के रास्ते में धूप, गर्मी, प्यास, भीड़ और बहुत बड़ा रेगिस्तान, ये सब कुछ है। अब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसी दौरान इनके साथ जो लड़की होती है वो कई बार बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि इन सब को पानी की कमी है। इन सब की बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। रास्ते में चलते चलते बार मिस्टर स्मिथ बोलते हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि पानी होगा, क्योंकि वहाँ पर पेड़ हैं। लेकिन यानूस बोलता है कि नहीं, मैं दक्षिण की तरफ जाना है और वो पूर्व है, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। मिस्टर स्मिथ उसकी बात नहीं मानते। अब वो और बाकी के 4 लोग यानी कि 5 उस तरफ बढ़ जाते हैं। अब यानूस को भी उनके साथ बढ़ना पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ सच में एक कुआं होता है। अब उन सबको लगता है कि उन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई। अब ये बहुत सारा पानी पीते हैं और अपने मुंह धोते हैं और अब ये लोग चाहते हैं कि हम कुछ दिन यहीं पर रुक जाएं। फिर यानूस बोलता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हम भूख से और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे का सफर तय करना बहुत ही मुश्किल होगा। इनमें से 2 लोग बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम आगे का सफर तय कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। लेकिन यानूस बोलता है कि हमें आगे का सफर तय करना ही होगा। अगले दिन ये बहुत सारा पानी पीते हैं, जितना पानी हो सकता है रख लेते हैं और अब ये सब इंडिया की तरफ बढ़ जाते हैं। इनके आगे बहुत लंबा रेगिस्तान है और वहाँ पर इन्हें रेगिस्तानी तूफानों का सामना भी करना पड़ता है। इनके साथ जो लड़की होती है वो एक बार फिर गिर जाती है। जब ये उसके पैर देखते हैं तब उसके पैर बहुत ज्यादा सूज चुके होते हैं। वो चलने की हालत में नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से इनकी रफ्तार कम हो। लेकिन वो इस सफर को, अपनी तकलीफ को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस सफर में उसकी मौत वाक़ हो जाती है। अब वो वही रास्ते में उसकी कब्र बना देते हैं और आगे सफर पर बढ़ जाते हैं। और अब ये 5 लोग बचे हैं और इन 5 की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है। कोई भी आगे जाने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी आगे तो बढ़ना है। अब कुछ और किलोमीटर चलने के बाद इनमें से एक और गिर जाता है। ये एक आर्टिस्ट होता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब ये 4 बचे हैं। इनको भूख लगी है, इनको प्यास लगी है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। आगे लंबा सफर है। अब कुछ और सफर तय करने के बाद ये रेगिस्तान के उस छोर तक पहुंच जाते हैं, जहां से कुछ ही दूरी पर पहाड़ होते हैं, यानी कि रेगिस्तान खत्म हो रहा है। लेकिन मिस्टर स्मिथ, उनकी हालत खराब हो चुकी है, वो भी गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं आगे नहीं आ पाऊंगा। लेकिन यानूस बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम सब साथ चलेंगे। अब वो अपने 2 साथियों को बोलता है तुम लोग आगे जाओ और पानी ढूंढो। लोग पीछे पीछे आते हैं।
अब वो दोनों चले जाते हैं। रात तक मिस्टर स्मिथ और यानुश भी उन तक पहुंच जाते हैं। अब ये चारों वहीं उस भीड़ में सो जाते हैं। अब ये सब मरने की कगार पर हैं। जब सुबह होती है तो इनमें से एक की टांग के ऊपर से सांप गुजरता है। अब उनमें से एक आदमी उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए जाता है क्योंकि ये खाना है। और जब वो आगे जाता है अब वो देखता है कि वहाँ से चट्टान से पानी रिस रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये सब बहुत प्यासे होते हैं और वो सबको वहाँ पर बुलाता है और सब वहाँ पर चट्टान से चाट कर पानी पीते हैं और वो मिस्टर स्मिथ को भी पानी पिलाते हैं और इसके बाद वो सांप को भी पकड़ लेते हैं। अब सांप खाने के बाद और पानी पीने के बाद उन सब के अंदर थोड़ी सी जान आती है। रात को यानुश मिस्टर स्मिथ के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे को रशियंस ने मार दिया था। यानुश बोलता है कि मैं उसका नाम जानता हूँ, क्या मैं उसका नाम ले सकता हूँ? डेविड। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं क्या तुम उसका नाम लेकर मेरे अंदर जिंदगी जीने की आशा जगा रही हो? लेकिन जिंदगी एक सजा है और मौत एक आजादी। यानुश बोलता है कि फिर तुमने अपनी जान क्यों नहीं ली? मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि जिंदा रहकर मैं अपने आप को सजा दे रहा था। अपने बेटे को रशिया में ही लेकर आया था और रशियंस ने हमें पकड़ लिया और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया और जब उसने मजबूरी में मेरे खिलाफ गवाही दी उसके बाद उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। इस तरह से तुम्हारी बीवी को तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया था। यानुश बोलता है कि मेरी बीवी जिंदा है, मैं जानता हूँ, वो मरी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो भी तुम्हारी तरह पश्चाताप करे, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने जो मेरे खिलाफ गवाही दी है उसके लिए वो खुद को कसूरवार समझ रही होगी तरह तुम समझते हो, इसीलिए मैं किसी भी हालत में उससे मिलना चाहता हूँ। अगली सुबह वो चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं और कई 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वो चाइना नहीं रुक सकते क्योंकि चाइना और जापान के बीच में जंग चल रही है और इसीलिए वो तिब्बत की ओर बढ़ते हैं और एक बार फिर उनके सामने बर्फ के पहाड़ आते हैं। लेकिन वो तिब्बत तक पहुँच जाते हैं। अब तिब्बत के लोग उनका स्वागत करते हैं, उन्हें खाने के लिए खाना देते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ से इंडिया जाने के लिए सिक्किम का एक रास्ता है, लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है और अगर वहाँ पर तूफान आया तो तुम लोग फंस जाओगे। फिलहाल तुम यही रुको, जब मौसम बदल जाए तो तब चले जाना, तब तक मेरे आदमी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और ये कहकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यानुश बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे आगे जाना ही है। अगर हम एक बार यहाँ पर रुक गए तो हम थक जाएंगे, फिर आगे नहीं जा पाएंगे। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि मैं चाइना जाऊंगा, मुझे पता चला है कि वहाँ पर मिलिट्री का प्रोग्राम चालू है और ये लोग मुझे चाइना भेज सकते हैं और वहाँ से मैं सीधा अमेरिका चला जाऊंगा क्योंकि ये एक अमेरिकन होते हैं। अब रात को ये सभी वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन सुबह का यानुश और उसके 2 साथी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और मिस्टर स्मिथ वहीं पर रुक जाते हैं। तो कई पहाड़ों को पार करने के बाद फाइनली ये तीनों इंडिया पहुँच जाते हैं। इंडिया में सब लोग इनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। इंडिया पहुँचने के लिए इन्हें 6400 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। ये कई महीनों से पैदल चल रहे होते हैं। ये मौत से लड़कर इंडिया पहुँचते हैं और अब इन सब का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन ये यानुश का नहीं क्योंकि पोलैंड अभी भी आजाद नहीं हुआ, वो अभी भी कम्युनिस्ट के अंडर है, वो उनके कब्जे में है। लेकिन यानुश अगले 50 सालों तक अपने घर नहीं जा पाया और देश विदेश घूमता रहा क्योंकि अगर वो पोलैंड जाता तो उसे दोबारा पकड़ लिया जाता। और जब सन 1989 को पोलैंड आजाद हुआ उसके बाद यानुश अपने घर जाता है। कहानी के अंत में वही सीन दिखाते हैं और बार बार उसको भ्रम होता था एक पत्थर के नीचे चाबी है और वो चाबी उठाकर दरवाजा खोलना चाहता है। यानुश बूढ़ा हो चुका है, अब वो पत्थर उठाता है, चाबी निकालता है और दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। यहाँ पर उसकी बीवी होती है, वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है। अब वो उसे मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये पूरी कहानी सन 1939 की थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वक्त पोलैंड के वेस्ट पर हिटलर ने, जो कि जर्मनी का लीडर था, और पोलैंड के ईस्ट पर स्टालिन ने, जो सोवियत का लीडर था, दोनों ने कब्जा कर लिया था। इसी के चलते स्टालिन ने पोलैंड के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया और यानुश भी उन्हीं में से एक था। उसकी कहानी हमने आपको सुनाई। दरअसल इस कहानी पर एक किताब लिखी गई थी और उसके बाद सन 2010 में सच्ची घटना पर द वे बैक मूवी बनी। हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई हो या इसके बारे में आपके पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप लोगों को ये कहानी, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।